दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों आज 23 जनवरी है और आज देश में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। और पराक्रम दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि हम देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करें, उनके पराक्रम, उनके बलिदान को याद करें। पराक्रम दिवस के रूप में देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम को याद कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे तथा उनके निधन को लेकर के जो बातें कही जाती हैं कि उनका निधन विमान हादसे में हुआ था या किसी और प्रकार से, तो हम नेताजी से संबंधित कई सारी बातों को जानेंगे। दोस्तों हम अखबार में दिए गए एक आर्टिकल के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले बताया, आज 23 जनवरी है और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, यानी 127वीं जयंती पर हम उनके बारे में जानते हैं। अखबार लिखता है कि बात 18 अगस्त 1945 की है। जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेजी हुकूमत नेताजी के पीछे पड़ी थी। इसे देखते हुए उन्होंने रूस से मदद मांगने का मन बनाया था। 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी थी। 5 दिन बाद 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि एक KI-21 बॉम्बर प्लेन ताइहोकू एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया है। इसमें सवार सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह जल गए हैं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन पर दुनिया भर की 10 से ज़्यादा कमेटियों ने जांच किया। आज़ाद भारत की सरकार ने 3 बार इस घटना की जांच के आदेश दिए। पहले दोनों बार प्लेन क्रैश को हादसे का कारण बताया गया। तीसरी जांच में कहा गया कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश की घटना ही नहीं हुई थी। अगस्त 1945 के दूसरे हफ्ते तक मध्य एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। अमेरिका नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा चुका था। अमेरिकी विमान लगातार हवाई बमबारी कर रहे थे। ब्रिटिश आर्मी मलाया द्वीप पर हमला करने की तैयारी में थी और जापान सरेंडर करने की तैयारी में था। सुभाष चंद्र बोस के लिए यह अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि जापान उनकी आज़ाद हिंद फौज की बहुत मदद करता था। भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने का बोस का मिशन पूरा होना अभी बाकी था। उन दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे। उनके चीफ ऑफ स्टाफ JK भोसले ने उन्हें सिंगापुर छोड़ने का सुझाव दिया। इतिहासकार जॉयस चैंपमैन की किताब द INA एंड जापान के मुताबिक 16 अगस्त को बोस ने वियतनाम के शहर साइगोन जाने का फैसला किया। इसके लिए वो पहले बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मुख्यालय गए। यहाँ आज़ाद हिंद सरकार के सदस्यों से मिले और जनरल JK भोसले को आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार सौंप दिया। 16-17 अगस्त 1945 की मध्यरात्रि को बोस ने सभी अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने उनमें से कुछ अधिकारियों को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर साथ ले जाने के लिए चुना। उनमें से किसी को भी यह नहीं बताया गया कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनके साथियों ने अनुमान लगाया कि वे डेरेन मंचूरिया की ओर जा रहे थे। 17 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे बैंकॉक एयरपोर्ट से नेताजी और उनकी टीम कुछ जापानी अधिकारियों के साथ 2 विमानों में साइगोन के लिए रवाना हुई। नेताजी के साथ इंडियन नेशनल आर्मी फंड वाले 2 छोटे और 2 बड़े सूटकेस भी थे। मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर में लिखती हैं, नेताजी नहीं चाहते थे कि इंडियन नेशनल आर्मी जापान पर ज़्यादा निर्भर रहे। वो अक्सर चंदा और दान से फंड जुटाते थे। कई बार उन्होंने चंदा जमा करने के लिए मुहिम भी चलाई थी। उनके भाषणों से प्रभावित होकर लोग उन्हें पैसे और सोना चांदी देते थे। नेताजी से जुड़ी फाइल में जिक्र मिलता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के जनरल सेक्रेटरी ने NIA फंड से भरे बॉक्स को बैंकॉक में बोस के पास पहुंचा दिया। बोस के सहायक कुंदन सिंह ने एक जांच रिपोर्ट में बताया कि NIA खजाने को 4 हिस्से में बांटकर बक्सों में भर गया था, जिनका कुल वजन करीब 75 यानी 75 से 90 किलो के बीच था। इन बक्सों में सोने के जेवर, पैसे और कई तोहफे थे। आगे की यात्रा में बोस इन बक्सों को अपने साथ लेकर चले। साइगोन पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल से मुलाकात की। उनसे अनुरोध किया कि वह सोवियत यूनियन जाने के लिए एक प्लेन की व्यवस्था कर दें। जापानीज फील्ड मार्शल ने जापान के इंपीरियल जनरल मुख्यालय को एक संदेश भेजकर अनुमति मांगी। इतिहासकार जॉइस चैंपमैन लेब्रा के मुताबिक जापान के इंपीरियल जनरल मुख्यालय ने कहा, बोस के लिए जापान को छोड़ना और सोवियत यूनियन में चले जाना सही नहीं होगा। इसके बावजूद फील्ड मार्शल ने
17 अगस्त 1945 की दोपहर साइगोन से टोक्यो जाने वाली एक बॉम्बर प्लेन मित्सुबिशी EI-21 में बोश के लिए एक सीट की व्यवस्था कर दी। प्लेन में 11 लोग पहले से ही सवार थे। बोश ने विमान में अकेले जाने से मना कर दिया। हालांकि पायलट से बात करके एक सीट की व्यवस्था और की गई और बोश ने हबीबुर रहमान को अपने साथ जाने के लिए चुना। बोश अपने साथ एक और टीम साथी को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पायलट नोनोगाकी ने उनके सामने विकल्प रखा, या तो उनके बक्से जाएंगे या तीसरा व्यक्ति जाएगा। नेताजी ने बक्सों को चुना। INA फंड के इन बक्सों में ने पूरे प्लेन के भार को और अधिक बढ़ा दिया। बॉम्बर प्लेन मंचूरिया होकर के जाने वाला था, जहां सोवियत सेना तेजी से कब्जे के लिए आ रही थी। बोश का यहीं उतरकर सोवियत संघ की शरण लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का प्लान था। बॉम्बर प्लेन का इंजन उड़ान शुरू होने के समय ही काफ़ी आवाज़ कर रहा था। 17 अगस्त को शाम 5:20 पर साइगोन से उड़ान भरी गई और रात्रि विश्राम के लिए प्लेन टुरेन वियतनाम में रुका। इस दौरान पायलट ने वजन कम करने के लिए कई मशीन गन, गोला बारूद और एंटी एयरक्राफ्ट गन को हटा दिया। 18 अगस्त की सुबह बॉम्बर प्लेन ने फिर से उड़ान भरी और दोपहर तक ताइहोकू फार्मोसा पहुंचा, यानी अब ताइवान पहुंच गया। वहां इस प्लेन को 2 घंटे रुकना था। इस दौरान इसमें क्षमता से अधिक गैसोलीन भरा हुआ था। दोपहर करीब 2 बजे प्लेन ने मंचूरिया के लिए उड़ान भरी। जैसे ही विमान हवा में उड़ा तो लगभग 20 से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक विस्फोट की आवाज़ आई और उसके बाद 3-4 जोरदार धमाके हुए। विमान के बाईं ओर का प्रोपेलर गिर गया। कंक्रीट रनवे से आगे क्रैश होने पर विमान दोनों हिस्से से टूट गया। नेताजी गैसोलीन से लथपथ थे। उनके कपड़ों में आग लग गई थी। वो प्लेन के टूटे हुए हिस्से से बाहर आए और उनके बाद हबीबुर भी उनके पीछे बाहर निकले। नेताजी के कपड़ों और उनके शरीर में आग लगी थी। बाहर निकलते ही हबीबुर ने बड़ी मुश्किल से नेताजी का स्वेटर और कपड़े उतारकर उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। नेताजी का शरीर और चेहरा आग से झुलस गया था। कुछ ही देर बाद नेताजी को अन्य घायलों को नॉर्मन सैन्य अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। नेताजी की हालत गंभीर थी। उनका पूरा शरीर जल गया था, हालांकि वो होश में अभी भी थे। चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक अगली सुबह तक नेताजी के जीवित रहने की संभावना नहीं थी। उनके पूरे शरीर में पट्टियां बांधी हुई थी। उनकी हालत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा था। रात 9 से 10 बजे के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली। 20 अगस्त को ताइहोकू यानी ताइवान में नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय अधिकारियों ने नेताजी की मृत्यु की रिकॉर्डिंग या घोषणा करने की जिम्मेदारी लेने से परहेज किया। नेताजी की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा जापानी रेडियो से 23 अगस्त 1945 को की गई थी। ये खबर तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई। अब दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या क्या है, तो इस पर अखबार लिखता है कि सेवानिवृत्त मेजर जनरल बख्शी अपनी किताब बोस द इंडियन सिमुराई नेताजी एंड द इंडियन नेशनल आर्मी मिलिट्री असेसमेंट में जिक्र करते हैं कि नेताजी ताइपी विमान दुर्घटना में सुरक्षित बच गए थे। फिर नेताजी रूस पहुंचे और उन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एम्बेसी की स्थापना की। उन्होंने अपनी किताब में नेताजी को टॉर्चर किए जाने की भी बात लिखी थी। ये खबरें भी आती रही हैं कि उन्हें रूस के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और वहीं की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन से जुड़ी सोलमारी साधु की क्या थ्योरी है। 1959 में कुंच बिहार वेस्ट बंगाल के सोलमारी में एक साधु श्रीमंत शारदानंद जी आए। उन्हें सोलमारी साधु भी कहा जाता था। लोग यह कहने लगे कि ये नेताजी हैं। आश्रम के साधु की 1977 में मौत हुई और मरते दम तक उन्होंने यही कहा कि मैं सुभाष नहीं हूँ। अगली थ्योरी है गुमनामी बाबा की। दोस्तों, अखबार लिखता है कि कुछ लोगों का मानना है कि जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद 1950 के दशक के अंत में भारत चले आए और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के रूप में लाने लगे। इसके बाद तंत्र साधना कर शक्तियाँ प्राप्त की। अपने सफर के दौरान बाबा ने दलाई लामा की मदद की और एशियाई देशों में कई गुप्त मिशन पूरे किए। 16 दिसंबर 1985 को उनका निधन होने की बात कही गई। सरकार ने 28 जून 2016 को न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया। रिपोर्ट में कहा गया कि गुमनामी बाबा नेताजी के अनुयायी थे, लेकिन नेताजी नहीं थे। हालांकि इन थ्योरीज के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते। सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों ने जांच की। उनकी जांच में ये बातें सामने आई। 30 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के तुरंत बाद एडमिरल माउंटबेटन ने जनरल मैक आर्थर
को नेताजी की मृत्यु के बारे में जांच के लिए एक आदेश दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि बोस 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में घायल हो गए और उसी शाम उनकी मृत्यु हो गई। सितंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को बैंकॉक, साइगोन और ताइहोकू भेजा। इन्होंने साइगोन एयरपोर्ट के इंचार्ज, ताइहोकू हवाई अड्डे के सैन्य अधिकारियों और ताइपे के नानमोन सैन्य अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर से पूछताछ की। इनकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि नेताजी ताइहोकू में प्लेन क्रैश में मारे गए। 1946 के मध्य में टोक्यो में तैनात एक सीनियर खुफिया अधिकारी कर्नल जॉन जी फिगेस ने एक बार फिर से जांच शुरू की। 1946 के मई और जुलाई के बीच फिगेस ने टोक्यो में 6 जापानी अधिकारियों से पूछताछ की। फिगेस ने लिखा कि यह निश्चित रूप से पुष्टि की गई है कि बोश की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को स्थानीय समय के अनुसार 19 बजे से 20 बजे के बीच ताइहोकू सैन्य अस्पताल में हुई थी। दोस्तों, ये तो हो गई विदेशी जांच रिपोर्टें, लेकिन भारत सरकार की ओर से की गई जांच में क्या पता चला। जांच के लिए पहली कमेटी बनाई गई थी, शाहनवाज कमेटी 1956 में। कमेटी में शाहनवाज खान, इंडियन नेशनल आर्मी के पूर्व मेजर जनरल और तत्कालीन संसदीय सचिव, नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस और भारतीय सिविल सेवा के SN मैत्रा शामिल थे। कमेटी ने 11 चश्मदीदों सहित 67 गवाहों की जांच की। उन्होंने जलने की चोटों के परिणामस्वरूप नेताजी की मृत्यु की पुष्टि की और रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में एक हवाई दुर्घटना हुई थी जिसमें नेताजी की मृत्यु हुई। उनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया था। टोक्यो के रेनखोजी मंदिर में अस्थियों का कलश नेताजी का ही है। दूसरा, एक कमीशन बनाया गया था, खोसला कमीशन 1970। 1970 में भारत सरकार ने 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति खोसला आयोग का गठन किया। हालांकि कुछ नया नहीं निकला। नेताजी के 4 सहयात्रियों और दुर्घटना के 5 चश्मदीदों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने शाहनवाज खान, सुरेश बोस और 224 अन्य गवाहों से भी पूछताछ की। उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला कि नेताजी ताइहोकू में विमान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस दौरान उन्होंने कई अजीबोगरीब थ्योरीज भी सुनी। 1946 के मॉर्सिल एयरपोर्ट पर एक सांसद की उनके साथ आकस्मिक मुलाकात की। अमेरिकी इतिहासकार लियोनार्ड गार्डन ने उन्हें बताया कि 24 दिसंबर 1956 को सार्वजनिक रूप से एक अच्छे कपड़े पहने बोस को कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ मास्को के क्रेमलिन में जाते हुए देखा। नेताजी की मौत के 50 सालों के बाद जांच के लिए तीसरा आयोग, न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग का गठन 1999 में किया गया। जस्टिस मनोज मुखर्जी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने 2005 में निष्कर्ष निकाला कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना का कोई सबूत नहीं है। मुखर्जी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई और जापानी मंदिर में राख नेताजी की नहीं है। हालांकि उनकी इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने नकार दिया। दोस्तों, अब निष्कर्ष में अखबार लिखता है कि भारत सरकार का मानना है 18 अगस्त 1945 को नेताजी का निधन हुआ था। 23 जनवरी 2016 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 100 सीक्रेट फाइलें सार्वजनिक कर दी गई। फाइलों से ऐसा कोई नया सबूत नहीं मिलता जिससे पता चलता हो कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में विमान दुर्घटना में नेताजी जीवित बचे थे। हालांकि इससे पहले भी इंडियन नेशनल आर्मी, खोसला आयोग और न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग से संबंधित कुल 1030 फाइलें गृह मंत्रालय से प्राप्त हुई थी। ये सभी फाइलें सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम 1997 के तहत जनता के लिए पहले से ही उपलब्ध हैं। 2017 में RTI के तहत पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने बताया था कि नेताजी की मृत्यु 1945 के विमान हादसे में हुई थी। 2 कमीशन और एक कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर के कई सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन कई कमीशन और कमेटीज की रिपोर्ट के द्वारा की गई जांच के बाद अंतिम मत यही होता है कि नेताजी का निधन 23 अगस्त 1945 को ताइहोकू एयरपोर्ट पर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें नेताजी भी सवार थे और इस प्लेन क्रैश में वे बुरी तरह घायल हुए थे और अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसी दिन उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।